नमस्कार। जनपक्ष पे आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की सूची आ गई। मैं पूरी सूची खंगाल गया। इसमें सितारों के नाम हैं। धर्मेंद्र को पद्म विभूषण मिला है मरणोपरांत, ठीक ही है। और भी दूसरे लोग हैं। पद्म भूषण भी कई लोगों को मिले हैं। अलका याग्निक को मिला है। खिलाड़ियों को भी मिले हैं। रोहित शर्मा को भी कुछ मिला है। लेकिन इस पूरे पद्म पुरस्कारों की सूची देख जाइए। 131 लोगों को पद्म सम्मान मिले हैं। क्या इसमें हिंदी का कोई लेखक है, ऐसा लेखक जिसको आप जानते हों? पूरी सूची में मुझे एक भी नाम ऐसा दिखाई नहीं पड़ा। बेशक कुछ लोगों को, जैसे कैलाश चंद पंत जो मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार रहे, उनको साहित्य और शिक्षा की श्रेणी में डाल दिया गया है पद्मश्री के लिए। और तो और एम जगदीश कुमार जो जेएनयू के वीसी रहे, जेएनयू के वीसी रहे, वो जिन्होंने जेएनयू की प्रतिष्ठा घटाने के अलावा कुछ और काम नहीं किया, क्योंकि उनके कार्यकाल में छात्रों के खिलाफ जितने एफआईआर हुए, छात्रों के खिलाफ जितनी अनुशासनात्मक कार्रवाइयाँ हुई, वो शायद किसी और दौर में नहीं हुई। तो उनको भी लेकिन पद्मश्री मिल चुका है, वो भी साहित्य और शिक्षा की श्रेणी में। तो ये स्थिति और है। कुछ ऐसे लोग हैं, मंगला कपूर हैं। मंगला कपूर को निस्संदेह पद्मश्री मिलनी चाहिए थी, लेकिन शायद कला के क्षेत्र में मिलती। उन्होंने बचपन में तेजाबी हमला झेला, बाद में संगीत और नृत्य में, कला में अपने आप को अभिव्यक्त करने का रास्ता जरिया चुना। उनको आर्ट में देते, लेकिन लगता है कि कला की जो श्रेणी है वो फिल्म वालों के लिए, मनोरंजन की दुनिया के लिए सिकोड़ कर रख दी गई है, या वहाँ उनकी घुसपैठ हो चुकी है। तो ऐसे लोगों को साहित्य की श्रेणी में डाल दिया जाता है। अचानक मैंने पाया कि क्या हिंदी के किसी लेखक को आज तक जो सर्वोच्च सम्मान होता है भारत रत्न, उसको छोड़ दें तो पद्म सम्मानों में सर्वोच्च पद्म विभूषण माना जाता है। अब तक के 350 से ज़्यादा लोगों को मिल चुका है। क्या इसमें हिंदी का कोई लेखक है? मैं सारी सूची खंगाल गया। इत्तेफाक से मुझे बस एक नाम मिला। 1988 में महादेवी वर्मा को ये पद्म विभूषण सम्मान मिला था। और इस सूची में बहुत सारे ऐसे नाम आपको मिल जाएंगे साहित्य की श्रेणी में भी, जिनको देखकर हैरत होती है कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। असल में पद्म पुरस्कारों के लिए कई श्रेणियाँ हैं। समाज सेवा की श्रेणी है, साहित्य और शिक्षा की है, विज्ञान और इंजीनियरिंग की है, तो आर्ट की है, स्पोर्ट्स की है। ऐसी अलग अलग श्रेणियाँ हैं। लेकिन जब मैं इस सूची को देख रहा था तो मैंने पाया कि सबसे ज़्यादा जिस श्रेणी का दुरुपयोग हुआ है वो साहित्य और शिक्षा की श्रेणी है। इसमें ऐसे लोगों को जो अगर पद्म पुरस्कार डिजर्व करते थे, उसके पात्र थे, तो किसी और श्रेणी में पात्र थे, उनको साहित्य में दे दिया गया। जैसे हरगोविंद खुराना वैज्ञानिक थे, उनको विज्ञान में देते, लेकिन वो उनको साहित्य में मिल गया। खुशवंत सिंह को भी पद्म विभूषण मिल चुका है। अगर वो बड़े लेखक हैं, ठीक है, बहुत चर्चित पत्रकार रहे, बहुत चर्चित लेखक रहे, लेकिन क्या वो पद्म विभूषण अगर उनको मिल सकता है, तो क्या हिंदी के किसी वरिष्ठ लेखक को इस योग्य क्यों नहीं समझा गया? ऐसे आपको और भी नाम मिलेंगे। अमृता प्रीतम को भी मिला है पंजाबी से, कुरुप को केरल से मिला है, मुझे याद आया कि टी वासुदेवन नायर को भी मिला है। ये सब पद्म विभूषण अलग अलग भाषाओं के हैं। पद्मश्री और पद्म भूषण भी कुछ होंगे, लेकिन हिंदी का संसार तो बिल्कुल सूना है। इसकी क्या वजह है? क्या एक वजह ये है कि हिंदी का लेखक अपने समाज में उस तरह जाना नहीं जाता जिस तरह उसको जाना जाना चाहिए? क्या हिंदी का लेखक, जिस वाक्य को मैं बार बार दोहराता रहता हूँ, क्या अपने समाज का बेचेहरा प्राणी है?
जिसको उसका समाज नहीं जानता है, ठीक से नहीं पहचानता है, जिसको कोई सम्मान मिलता न देखकर वो आहत नहीं होता है, जो क्या हम एक ऐसे समाज में बदल रहे हैं जिसमें हमें अपने सम्मानों का भी परवाह करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। साहित्य की श्रेणी में, शिक्षा की श्रेणी में कई नाम ऐसे हैं जिनका पता चलता है कि उनके राजनीतिक रुझानों ने उनको वहाँ तक पहुँचा दिया। जैसे एक परमेश्वरम है केरल के, उनका परिचय देखिएगा तो आरएसएस के प्रचारक हैं, इस नाते उनको मिल गया। राधे श्याम खेमका, क्या आपने साहित्य में इनका नाम सुना है? ये साहित्य में पद्म विभूषण हैं। इनका एक काम था जो शायद बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ा काम होगा, वो गीता प्रेस के संपादक थे, बाद में उसके चेयरमैन भी बनाए गए। तो वो भी गीता प्रेस का संपादक होने के नाते साहित्यकार हैं और साहित्य की श्रेणी में उनको ये सम्मान मिल गया। इसी तरह रामोजी राव भी बड़े मीडिया उद्यमी हैं, उनके सम्मान में मैं कोई कमी करना नहीं चाहता, लेकिन साहित्य की श्रेणी में क्यों, साहित्य और शिक्षा की श्रेणी में क्यों, ये सारे नाम कुछ हैरत में डालते हैं। इससे पता चलता है कि हम अपने साहित्य के लोगों का, अपने शिक्षा से जुड़ी प्रतिभाओं का कितना सम्मान करते हैं। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात, क्या किसी लेखक को, ये इस सवाल का दूसरा सिरा है जिसका वास्ता इस बात से भी है, क्या हिंदी लेखक इसलिए भी इन पुरस्कारों से वंचित और दूर रहे हैं कि ज़्यादातर बड़े हिंदी लेखक सत्ता प्रतिष्ठान के विरोध में खड़े रहे हैं? तो गोपाल सिंह नेपाली की जो कविता है, मेरा धन स्वाधीन कलम, तुझसा लहरों में बह लेता तो मैं भी सत्ता गह लेता, ईमान बेचता चलता तो मैं भी महलों में रह लेता, ऐसी ही पंक्तियां हैं। तो वो पंक्तियां बताती हैं कि गोपाल सिंह नेपाली का जो मिजाज था, याद दिलाती कि कई बड़े लेखकों का मिजाज था। हालांकि हमने सत्ता के पक्ष में खड़े लेखकों को देखा है, उनको पुरस्कृत होते भी देखा है, लेकिन दिलचस्प ये है कि चाहे वो मैथिली शरण गुप्त हों, चाहे रामधारी सिंह दिनकर हों, या ऐसे और भी लेखक हों, वो पद्म भूषण से आगे नहीं जा पाए। निश्चय ही मैं इनको सत्ता का आदमी नहीं बता रहा हूँ, ये स्वायत्त स्वतंत्र लेखक रहे। ठीक है कि सत्ता के शिखर पे पहुँचे, राज्यसभा तक गए, लेकिन इन्होंने अपनी कलम का एक अलग स्वायत्त उसकी गरिमा बनाए रखी। इनको निश्चित तौर पे सम्मान मिलने चाहिए थे, लेकिन शायद तब कुछ उदार दौर था। धीरे धीरे हम पाते हैं कि साहित्यकार और सत्ता के बीच की दूरी बढ़ती जाती, जो अच्छी बात है। और बहुत सारे साहित्यकार सत्ता के खिलाफ हैं। आखिर उनको पद्म पुरस्कार क्यों मिले, और वो पद्म पुरस्कार मिल जाए तो उसको स्वीकार क्यों करें? मुझे याद आया कि मन्नू भंडारी ने इन पद्म पुरस्कारों में किसी एक को लेने से इनकार किया था कि उनको नहीं चाहिए। ऐसे लोग रहे हैं, लेखक और पत्रकार भी, जिन्होंने पद्म पुरस्कार स्वीकार किए हैं और उनको मिलना उचित भी था। कुछ शायद 1-2 बरस पहले रामदरस मिश्र को भी ये सम्मान मिला था। तो मैं लेकिन जिस बात की ओर ध्यान खींचना चाहता हूँ, 2 बातें हैं। एक तो लेखक तब ज़्यादा बड़ा होता है जब वो सत्ता के खिलाफ खड़ा होता है। दूसरी बात ये कि लेखक को, हालांकि पूरी जो बातचीत मैंने शुरू की है इसी बात से शुरू की है कि हिंदी का लेखक पद्म पुरस्कारों की सूची में क्यों नहीं है, लेकिन लेखक को ऐसे किसी पुरस्कार की, ऐसे किसी सम्मान की प्रत्याशा क्यों करनी चाहिए? एक लेखक जो अपनी जनता के बीच, अपने जन के बीच खड़ा है, उसका जन के बीच उसकी स्वीकार्यता ही उसका सबसे बड़ा पुरस्कार है। उसको क्यों चाहिए कोई पद्म पुरस्कार? ये एक सवाल है, और बहुत सारे लेखक मानेंगे कि अच्छा हुआ कि उनको ऐसा कोई सम्मान नहीं मिला। लेकिन एक राष्ट्र के रूप में, एक देश के रूप में, ये हमारे विवेक की भी परीक्षा होती है कि हम अपने समाज में किन लोगों को सम्मानित करते हैं,
किन लोगों को किनारे रखते हैं। इस ढंग से देखेंगे तो एक देश का, एक राष्ट्र का ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने समाज के स्वतंत्र विचारकों, अपने समाज के बौद्धिकों का सम्मान करे, और अगर उसने ऐसी कोई श्रृंखला बनाई है सम्मानों की तो उसमें उनको जगह दे, उनके मत, उनकी राय से बिल्कुल अलग, उससे बिल्कुल बेपरवाह। तो ये दोनों बातें नहीं हो रही हैं। हिंदी का लेखक अगर अपने समाज से कटा हुआ प्राणी है, अगर वो बहुत ज़्यादा पुरस्कारों पे आश्रित हो गया है अपनी प्रतिष्ठा के लिए, तो दूसरी ओर हमारा जो राष्ट्र राज्य है वो भी शायद अपनी विभूतियों के सम्मान में कटौती करने लगा है। जो लोग इस देश को चला रहे हैं वो बहुत बौद्धिक रूप से बौने किस्म के लोग हैं। हमारा पूरा राजनीतिक प्रतिष्ठान, मैं इसमें दोहराता हूं कि मैं सिर्फ इसमें बीजेपी को ही शामिल नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आरएसएस को ही शामिल नहीं कर रहा हूं, हालांकि वो दोनों मेरी निगाह में ज़्यादा बड़े गुनहगार हैं क्योंकि 10 साल से सत्ता में हैं, लेकिन उसके पहले कांग्रेस या दूसरे तमाम दल जो हैं उनकी साहित्यिक, बौद्धिक, राजनीतिक समझ कितनी लगातार सतही और तलछट वाली होती चली गई है, ये हम सब देख रहे हैं। साहित्य के नाम पे किस तरह के तमाशों को उन्होंने हवा दी है, ये हम सब देख रहे हैं, उससे आंख मूंद नहीं सकते। पद्म पुरस्कारों की चर्चा का मकसद सिर्फ ये याद दिलाना था कि एक समाज के रूप में हम अपने लेखक को भूल रहे हैं, और लेखकों को भी याद दिलाना था कि ये उनकी भी जिम्मेदारी है कि अगर उनका समाज उनको भूल रहा है तो अपने लेखन पे ध्यान दें कि कौन सी चीज़ उन्हें वहाँ छूटी हुई है जो उनको अपने समाज में सम्माननीय बनाए और अपरिहार्य बनाए। शुक्रिया।